हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न को, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखने के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 24 मई। तो राष्ट्रमंडल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका कब? 24 मई को। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। मूल रूप से इसे एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। किस डे के रूप में जाना जाता था? एम्पायर डे। एम्पायर डे के रूप में इसे जाना जाता था। एम्पायर डे के रूप में एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था, जिसे पहली बार 24 मई 1902 को, पहले कब मनाया गया है? तो 24 मई 1902 को 24 मई 1902 को महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया था। पहली बार विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 24 मई 1902 को। इसका मूल रूप से इसको जाना जाता था एम्पायर डे के रूप में, लेकिन बाद में 1950 के दशक में 1950 के दशक में जब भारत 1950 के दशक में जब भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, भारत किसमें शामिल हुआ? राष्ट्रमंडल में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जब भारत शामिल हुआ, राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ 1950 में भारत, तब से इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल कर दिया गया क्या? राष्ट्रमंडल दिवस। क्या नाम कर दिया गया? राष्ट्रमंडल दिवस नाम कर दिया गया। राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस। तो राष्ट्रमंडल दिवस हम लोग मनाते कब है? 24 मई को। पहले इसको एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। अच्छा, 21 मई, यहाँ पे ऑप्शन में 21 मई है। 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 21 मई को हम लोग मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद विरोधी दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को हम लोग मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग कब? तो ये मनाते हैं हम लोग 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 23 मई को मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे। विश्व कछुआ दिवस हम लोग मनाते हैं कब? तो ये मनाते हैं हम लोग 23 मई को, वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन वैसे भारतीय हैं जिनको कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है मोहित चौहान, अरविंद तिवारी, भरत सिंह चौहान या फिर विश्वनाथन आनंद। तो आपका जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है? भरत सिंह चौहान को राष्ट्रमंडल शतरंज संघ, कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय खेल प्रशासक हैं भारतीय अनुभवी खेल प्रशासक है कौन? भरत सिंह चौहान भारतीय खेल प्रशासक है। भारतीय खेल प्रशासक इनको नियुक्त किया गया है कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें मई 2026 में श्रीलंका में आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक में, श्रीलंका में कहाँ पे इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका में आम सभा की बैठक में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? तो राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का। इनका जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल कब से कब तक का होगा? कार्यकाल होगा इनका 2026 से लेकर 2030 तक का कार्यकाल के लिए इनको सर्वसम्मति से कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया भरत सिंह चौहान को।
आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है। इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित ये किससे है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो किसने 2026 का इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है इंटर काशी, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, तीसरा है हैदराबाद एफसी या फिर मोहन बगान। तो ये इंडियन सुपर लीग का जो खिताब जीता है वो कौन जीता है? ईस्ट बंगाल। कौन जीता है? ईस्ट बंगाल। अच्छा, ये पूछा जाए कि इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत जो है ये 12 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था। 12 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हुई थी और अक्टूबर 2019 में फीफा और एफसी द्वारा अक्टूबर 2019 में फीफा और एएफसी द्वारा इसको भारत की शीर्ष घरेलू लीग के रूप में मान्यता दिया गया। ये क्या है? इंडियन सुपर लीग जो आईएसएल है वो भारत का शीर्ष घरेलू लीग है। भारत का शीर्ष घरेलू लीग है। ये शीर्ष घरेलू लीग है। भारत का शीर्ष घरेलू लीग है। जिसको जीता कौन है? तो जीता है इसको किसने? तो जीता है ईस्ट बंगाल ने। अच्छा, ईस्ट बंगाल ने जीता है, किसको हरा कर जीता है? तो ईस्ट बंगाल किसको हराया है? ईस्ट बंगाल हराया किसको है? ईस्ट बंगाल हराया है किसको? इंटर काशी को। किसको हराया? इंटर काशी को हराया। इंटर काशी को पराजित करके, इंटर काशी को पराजित किया गया है। इंटर काशी को पराजित करके ईस्ट बंगाल ने यह मुकाबला 2-1 से जीता है। किससे? 2-1 से जीता है। ईस्ट बंगाल ने जीता है, इंटर काशी को पराजित करके जीता है और 2-1 से ये मुकाबला ये जीत लिया है। अब इसमें जो है गोल्डन बूट का अवार्ड किनको मिला? यूसुफ एजारी। इसमें अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गोल्डन बूट किसको मिला? गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है? यूसुफ एजारी। किसको? यूसुफ एजारी को मिला है गोल्डन बूट का अवार्ड। यूसुफ एजारी गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने इस लीग में 11 गोल किए हैं। किसने गोल किए? 11 गोल किए हैं, इसलिए इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। 11 गोल करने के कारण मिला है। किनको मिला है? यूसुफ एजारी को मिला है। जो इनके विजेता हैं ईस्ट बंगाल, इनको कितना पुरस्कार राशि दिया जाएगा? तो पुरस्कार राशि इनको मिलेगा 1,25,00,000 रुपये। 1,25,00,000 रुपये इनको पुरस्कार राशि दिया जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के कुंभलगढ़ की दीवार को यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में कौन सा स्थान दिया गया है? राजस्थान के कुंभलगढ़ के किले की दीवार को यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन में कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो ये कुंभलगढ़ की दीवार को जो स्थान मिला है, यह स्थान मिला है कौन? दूसरा स्थान। कितना मिला है? दूसरा स्थान। राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले की विशाल दीवार को यूनेस्को के आधिकारिक सर्वेक्षण में दुनिया की दूसरी सबसे निरंतर दीवार का स्थान दिया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार का स्थान मिला है किसको मिला है? तो ये मिला है कुंभलगढ़ के किले की विशाल दीवार को। चीन की जो महान दीवार है वो पहली है। चीन की महान दीवार के बाद यह स्थान पाने वाला चीन की महान दीवार का स्थान क्या है? तो ये पहला है। उसके बाद यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी अखंड दीवार है कौन? तो ये है कुंभलगढ़ का दीवार। इसे भारत का महान दीवार भी कहा जाता है। इसे अक्सर किसको?
कुंभलगढ़ की दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत की महान दीवार। क्या बोलते हैं? भारत की महान दीवार भी बोलते हैं, भारत की महान दीवार बोलते हैं, भारत की महान दीवार भी इसको कहते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी है कितनी? लंबाई इसकी है 36 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर ये लंबा है। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी इतनी है, चौड़ाई इसकी इतनी है कि इसमें 8 घोड़े समानांतर पर दौड़ सकते हैं। चौड़ाई कितनी है? 8 घोड़े समानांतर पर दौड़ सकते हैं, इस दीवार के ऊपर समांतर पर दौड़ सकते हैं, इतनी इसकी चौड़ाई है, दौड़ सकते हैं, इतनी इसकी चौड़ाई है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे है? तो राजसमंद जिले में, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिला, राजसमंद जिला कहाँ का? तो राजस्थान का राजसमंद जिला में ये स्थित है। कुंभलगढ़ के किले को वर्ष 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। कुंभलगढ़ के किले की बात करें, कुंभलगढ़ के किले को कब मिला है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला है? तो ये मिला है 2013 में। कब मिला है? 2013 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब। ऑप्शन है आपके शिवानी शर्मा, वैभव अरोड़ा, अमित मिश्रा या फिर रस्किन बॉन्ड। तो ये जो लिखा गया है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, क्या है बुक का नाम? ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। बुक के लेखक कौन है? तो बुक के लेखक हैं भारत के मशहूर लेखक, नाम क्या है उनका? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड हैं इसके, भारत के मशहूर लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने बुक क्या लिखा है? ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? कौन भारत के साथ और कौन सा देश है जो मिलकर 2026 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? कल्चर और टूरिज्म का साल आपके ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, इटली या फिर नॉर्वे। कल्चर और टूरिज्म का साल जो है ये कौन घोषित किया है? तो भारत के साथ इटली, भारत और इटली ने मिलकर 2026 को क्या किया है? कल्चर और टूरिज्म का साल, कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया, कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया, टूरिज्म किया। ये भारत और इटली। अगर पूछा जाए कि भारत और स्पेन ने इसको क्या घोषित किया है 2026 को, तो भारत और स्पेन जो घोषित किया है वो क्या घोषित किया है? तो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दोहरा वर्ष, संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का दोहरा वर्ष घोषित किया है। कौन? भारत और स्पेन। दोहरा वर्ष कौन घोषित किया है? भारत और स्पेन। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये क्या घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2026 को कौन सा साल घोषित किया गया? तो 2026 को घोषित किया है अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। क्या घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है
ये किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2026 को कल्चर और टूरिज्म ईयर घोषित किया भारत और इटली ने। भारत और स्पेन ने घोषित किया है संस्कृति, पर्यटन और एआई का दोहरा वर्ष। और संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। इसका करेक्ट आंसर हो गया इटली। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया गया है? इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य किया गया है सरकारी कामकाजों के लिए। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो कौन किया है ऐसा? जो सरकारी कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने वाला जो राज्य है ये है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने आधिकारिक तौर पर सरकारी कामकाज और खरीद के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। ईवी का उपयोग अनिवार्य किया है। कौन किया है? ये उड़ीसा किया है। ईवी का उपयोग सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कार्य के लिए यह अनिवार्य करने वाला कौन सा स्टेट है? ये है उड़ीसा। कौन सा है? ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा है नेक्स्ट। उड़ीसा जो है ये किया है। अन्य राज्य जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी इस इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग जो है करने को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें उड़ीसा सरकार के द्वारा नियम क्या लगाया गया है कि 1 जून से आधिकारिक कार्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने का निर्देश है। 1 जून से सरकारी विभागों में केवल ईवी खरीदने को बोला गया है। केवल इलेक्ट्रिक वाहनों खरीदने के लिए बोला गया है। खरीदने का निर्देश दिया गया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे, चाहे इसमें 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। ये सब कैसे होंगे? तो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। अगर किराए पर सरकारी कामकाज के लिए अगर किराए पर भी गाड़ियां उपयोग की जाती है तो ये भी इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। किराए पर उपयोग किए जाने वाले जो गाड़ी हैं, किराए पर उपयोग किए जाने वाले गाड़ी जो सरकारी कामकाज के लिए किए जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि पेट्रोल और डीजल में कटौती करना। उद्देश्य का बात करें तो उद्देश्य क्या होगा? पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कटौती करना, का उपयोग कम करना, ये इसका उपयोग, ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए श्रम मित्र ऐप लॉन्च कर दिया गया है। लेबर चौक जहां पे घंटों मजदूर खड़ा रहते हैं और यहाँ से जिनको आवश्यकता होता है वो मजदूर को अपने काम के अनुसार ले जाते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता को खत्म करके और श्रम मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है? ऐप के माध्यम से ही आप लेबर को अपने काम काज के लिए बुला सकते हैं। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट? आपके ऑप्शन है हरियाणा है, मध्य प्रदेश है या फिर बिहार है या फिर तमिलनाडु है। तो ऐसा करने वाला जो स्टेट है आपका वो है आपका हरियाणा। कौन है ऐसा करने वाला स्टेट? कौन है आपका? हरियाणा है। पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करके श्रमिकों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है इस ऐप का? तो श्रमिकों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना। घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना ये उद्देश्य है। रोजगार उपलब्ध कराना, घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना ये उद्देश्य है। इसमें हरियाणा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है श्रम मित्र ऐप। अच्छा, इसका लॉन्च किसने किया? तो हरियाणा के श्रम मंत्री हैं। हरियाणा के श्रम मंत्री जिनका नाम है क्या? अनिल विज। इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। अनिल विज ये लॉन्च किए हैं इसको। अनिल विज लॉन्च किए।
श्रम मित्र ऐप को। उद्देश्य क्या है? तो मजदूरों को काम की तलाश में लेबर चौक पर घंटों इंतजार ना करना पड़े। उद्देश्य क्या है? तो मजदूरों को घंटों इंतजार ना करना पड़े। मजदूरों को लेबर चौक पर घंटों इंतजार ना करना पड़े, घंटों इंतजार ना करना पड़े और घर बैठे काम उनको मिल जाए, ना करना पड़े, या घर बैठे काम उनको मिल जाए। यह ऐप जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की तरह काम करता है, जो किसको किसको जोड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की तरह काम करता है यह ऐप, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की तरह, जो किसको किसको जोड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की तरह काम करता है, जो जोड़ेगा किसको किसको? तो डायरेक्ट जोड़ेगा नियोक्ता को, जिनको काम लेना है, नियोक्ता को और मजदूर को, ये डायरेक्ट जोड़ेगा, नियोक्ता और मजदूर को डायरेक्ट जोड़ेगा। और ये पहल किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, जो भी कि काफी अच्छा पहल है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल, निम्न में से किसे खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया? एग्रीकोला मेडल किसको दिया गया? ऑप्शन है आपके डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, इमैनुअल मैक्रो को दिया गया, कीर स्टामर को दिया गया, या फिर नरेंद्र मोदी को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र का संस्था है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? कृषि संगठन। अगर इसका मुख्यालय का बात किया जाए तो मुख्यालय इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली, रोम इटली में मौजूद है। यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है एग्रीकोला मेडल, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान, खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान है एग्रीकोला मेडल। क्या है? एग्रीकोला मेडल। ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किनको मिला है? ये नरेंद्र मोदी को मिला है। ये मिला किनको है? नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला है, एग्रीकोला मेडल। ये किनको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। ये क्यों मिला है इनको? तो इनको मिला है वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए। क्यों मिला है? वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिला है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये हो गया। और दूसरा टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, इसके साथ साथ टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। और ग्रामीण विकास के लिए क्या नाम है अवार्ड का? एग्रीकोला मेडल, ग्रामीण विकास के लिए। कौन देता है? तो संयुक्त राष्ट्र का संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में मुख्यालय है। तो ये इनको सम्मान दिया गया है। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान भारत के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया? किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को, समर्पित कर दिया गया। ये कृषि वैज्ञानिकों को ये समर्पित कर दिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में एनसीडेक्स नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, एनसीडेक्स। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव लॉन्च किया है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव
मौसम डेरिवेटिव लॉन्च किया है, ये कहाँ पर किया है? ये पटना में किया है, हैदराबाद में किया, मुंबई में किया है या फिर दिल्ली में किया है? तो नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ने मुंबई शहर में भारत का, कहाँ पे लॉन्च किया है? तो मुंबई शहर में भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव, वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है रेन मुंबई। क्या है? भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव लॉन्च किया है, डेरिवेटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? रेन मुंबई। क्या है? रेन मुंबई। कहाँ पे लॉन्च किया गया? मुंबई में। कौन किया है? एमसीडेक्स ने, नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि यह नगद निपटान, कैश सेटल वाला साधन है, जिसे मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा और सूखे से होने वाले वित्तीय जोखिम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको क्यों डिजाइन किया गया है? तो सूखे और अत्यधिक सूखे तथा अत्यधिक वर्षा से होने वाले वित्तीय जोखिम से बचने, अत्यधिक वर्षा से होने वाले वित्तीय जोखिम से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। वित्तीय जोखिम से बचाने के लिए, सूखे तथा अत्यधिक वर्षा से होने वाले वित्तीय जोखिम से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया है? तो एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव, जिसका नाम क्या है? रेन मुंबई। क्या नाम है? रेन मुंबई। कहाँ पे लॉन्च किया गया? मुंबई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस किताब के लिए ताइवानी लेखक हैं जिनका नाम क्या है? ताइवानी लेखक नाम है यांग शुआंग जी। क्या नाम है? यांग शुआंग जी। और अनुवादक हैं जिनका नाम है लिन किंग। ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंग जी और अनुवादक हैं लिन किंग को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी आई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आई कर लीजिए। किस किताब के लिए ताइवानी लेखक हैं जिनका नाम है यांग शुआंग जी और अनुवादक हैं लिन किंग को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ऑप्शन है आपके टॉम्ब ऑफ सैंड, ताइवान ट्रैवलॉग, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर द वेजिटेरियन, या फिर क्या है? द वेजिटेरियन। तो ये जो ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंग जी, नाम याद रखिएगा, यांग शुआंग जी, ये ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंग जी। और अनुवादक का नाम क्या है? ये लेखक हैं और अनुवादक का नाम क्या है? अनुवादक हैं आपके लिन किंग। अनुवादक कौन है? लिन किंग ये अनुवादक है। ये दोनों को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 दिया गया। तो किस उपन्यास के लिए दिया गया? उपन्यास का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताइवान ट्रैवलॉग के लिए दिया गया है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026। बुकर पुरस्कार 2026 ये दोनों को मिला है, बुकर पुरस्कार 2026 ये दोनों को दिया गया। यह पहली बार है जब मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई। ये जो ताइवान ट्रैवलॉग है ये मूल रूप से किस में लिखा गया था? मंदारिन भाषा में। मंदारिन जो कहाँ का भाषा है? चीनी भाषा है। मंदारिन चीनी भाषा में लिखा गया था। मंदारिन चीनी भाषा में लिखा गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है कौन? लिन किंग। अंग्रेजी अनुवाद किन्होंने किया है? लिन किंग ने किया है। यह उपन्यास जो है 1930 के दशक के जापानी औपनिवेशिक शासन के दौरान ताइवान की यात्रा, भोजन और दो महिलाओं के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। कब पर है? तो ये 1930 के जापानी औपनिवेशिक शासन काल के दौरान का ये बुक है। जापानी औपनिवेशिक शासन काल के
दौरान ये लिखा गया था बुक। औपनिवेशिक शासनकाल, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो ताइवान का यात्रा किया गया था उसके बारे में इस बुक में चर्चा है। किसमें? ताइवान ट्रैवलॉग में। ये 1930 में जापानी औपनिवेशिक शासनकाल में जो ताइवान का यात्रा किया गया था और जो भोजन है और दो महिलाओं का प्रेम प्रसंग, ये इस पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी भी देने की घोषणा की है? किसके लिए घोषणा हुआ है? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहेंगे उन लोगों के लिए। कितना रुपया मिलने वाला है? 8 करोड़ रुपया मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है? तो डीएसपी स्तर की आपको नौकरी भी मिलने वाली है। कौन करने वाला ऐसा स्टेट है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है या फिर बिहार है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये पश्चिम बंगाल, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल अभी काफी चर्चा में है। यहाँ पे अभी बीजेपी के सीएम कौन बने हैं? शुवेंदु अधिकारी। टीएमसी का 15 सालों का किला जो है यहाँ पर ढह गया है। तो पश्चिम बंगाल ने यह घोषणा की है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितना रुपया दिया जाएगा? 8 करोड़ रुपया भी मिलेगा स्वर्ण पदक विजेताओं को, ओलंपिक स्वर्ण पदक में, और डीएसपी रैंक की नौकरी भी मिलेगी। डीएसपी रैंक की नौकरी भी मिलेगी। ये घोषणा किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। खेल मंत्री द्वारा घोषित नई प्रोत्साहन योजना के तहत पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की राशि भी बढ़ा दी गई है। पदक विजेता जो है, गोल्ड मेडल वाले को तो 8 करोड़ और डीएसपी रैंक की नौकरी मिलेगी। अगर कोई सिल्वर मेडल जीतते हैं, सिल्वर मेडल अगर किन्हीं को मिला है, सिल्वर मेडल को जीतते हैं तो उनको मिलेगा 6 करोड़ रुपया। कितना मिलेगा? 6 करोड़ रुपया मिलेगा जो सिल्वर मेडल जीतते हैं। अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, कांस्य पदक जीतने वालों को क्या मिलेगा? अगर आप ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो आपको कितना मिलेगा? तो ब्रॉन्ज मेडल में 4 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 करोड़ रुपया मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी बन गया है? सबसे आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है पैट कमिंस, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील नरेन या फिर विराट कोहली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने अपनी शानदार कैरियर लगातार एक ही फ्रेंचाइजी से खेलते हैं। वो खेलते किससे हैं? आरसीबी से खेलने वाले खिलाड़ी। अब आप लोग आंसर जान रहे होंगे। आरसीबी से खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली सबसे अधिक आईपीएल कैरियर में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अब तक आईपीएल से अगर इनका बोला जाए कि कितना ये कमाए हैं, तो आईपीएल से अभी तक 230 से 280 करोड़ के बीच इनका इनकम हुआ है। इसमें इनका मैच का फिक्स और अन्य स्रोतों से जो आय है ये भी है। मैच का फिक्स भी है और अन्य स्रोतों से जो आय है ये भी इनमें शामिल है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हैं मुंबई इंडियन के पूर्व कप्तान। नाम क्या है? रोहित शर्मा। मुंबई इंडियन के पूर्व कप्तान जो है रोहित शर्मा, ये हैं सेकंड नंबर पर। रोहित शर्मा आईपीएल से कमाने वाले खिलाड़ियों में सेकंड नंबर पर है, जिनमें इनका इनकम लगभग 227 करोड़ रुपये इनका इनकम। कितना है? 227 करोड़ रुपये। और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है ये तीसरे नंबर पर हैं और इनका जो इनकम है वो लगभग 200 से 220 करोड़ रुपए के आसपास, 200 से 220 करोड़ रुपए। तो पहले नंबर पर आपके विराट कोहली हो गए, दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा हो गए और तीसरे नंबर पे होंगे आपके एमएस धोनी।
तो ये आज के करंट अफेयर से, जो हम लोग आज करंट अफेयर उसका एक्सप्लेनेशन देखें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और धन्यवाद।